सो वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्या इश्यूज है, क्या वे फॉरवर्ड है, वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हम लोग का सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेचर। ये दोनों टॉपिक आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है, वो सब हम लोग देखेंगे नाउ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा डाटा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ नाउ जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो है 34 जजेस की। पार्लियामेंट ने ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिस्क्राइब की है। ओके, क्या इसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकते हैं? पार्लियामेंट लॉ बना के इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, उनमें अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाया जा सकता है। एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में 27 जजेस है, इंक्लूडिंग द सीजीआई। उसमें से 27 जजेस में से सिर्फ जो थ्री जजेस है ना, वो वुमन है बस। समझ आया? आउट ऑफ 27 जजेस ओनली 3 वुमन जजेस आर देयर। रेस्ट जो कितना रह गया 24 के अराउंड, वो सारे के सारे मेल है। इज दैट क्लियर? नाउ अगर आप प्रोपोर्शनली मतलब परसेंटेज के उसमें बात करेंगे तो दैट इज 11%। नाउ देयर है आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में जो है वो सिर्फ 11 वुमन जजेस ही रही है। सिर्फ 11 ही वुमन जज रही है। 2014 से पहले यानी कि 2014 तक सिर्फ 6 वुमन जज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और 2014 से लेके 2018 के बीच में 5 सबसे है। ओके, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ना एक बार ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इस पे गौर फरमाइए। इन द 1771 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फोर्स में कब आया था? कोई बताएगा? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट बना कब था, कोई बताएगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका लक्ष्मीकांत का बेसिक क्वेश्चन है। 71 साल की जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री है उसमें आज तक सिर्फ 11 जजेस हुए हैं। और जो फर्स्ट जजेस थे वो थे फतीमा बीवी। ओके, फतीमा बीवी, जिनको हु वाज एलिवेटेड टू द बेंच आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 39 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बना उसके 39 ईयर के बाद हमें पहला जज देखने को मिला था सुप्रीम कोर्ट में। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। और इंडिया में ना 25 हाई कोर्ट्स है, आप लोगों को मालूम होगा। द 25 हाई कोर्ट इन स्टेट हैविंग 25 हाई कोर्ट में अगर हम ओवरऑल मिलाएंगे ना तो 81 वुमेन जजेस है। और टोटल कितने हैं आउट ऑफ 677? यानी कि हाई कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट अराउंड, ठीक है। अब 25 हाई कोर्ट में कितने जज है? 77, 677 जजेस है। इसमें से सिर्फ 81 वुमन है। 81 वुमन है, ठीक है। और जिसमें से 25 हाई कोर्ट में से अगर ये मैं बात कराऊं ना, जो मैंने डाटा दिया है ये सिर्फ 20 हाई कोर्ट का है। 5 हाई कोर्ट में तो एक भी वुमन जज है ही नहीं। 5 हाई कोर्ट, 0 वुमन जजेस। दिस इज ए ये सीरियस मैटर है काफी। ओके, तो 25 हाई कोर्ट ओवरऑल है। उसमें से 20, अगर हम 25 का 25 हाई कोर्ट का अगर वो देखेंगे ना कितने जज है, तो उसमें 677 जजेस है, जिसमें से सिर्फ 81 वुमन है। और 81 वुमन भी जो है ना वो सिर्फ 20 हाई कोर्ट में, क्योंकि 5 हाई कोर्ट में तो 0 वुमन है, वुमन है ही नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5 ऑफ देम डू नॉट हैव ए सिंगल फीमेल जज। नेक्स्ट, just 1 minute now significance of women representation in judiciary। now अगर मतलब उसका क्या, अगर हम वुमन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं जुडिशरी में तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? ओके, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नाउ फीमेल जुडिशियल फीमेल जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन कैन चेंज जेंडर स्टीरियोटाइप। जो जेंडर से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, कोई रेप विक्टिम है। अब उसको कोर्ट में लेके जाते हैं तो उससे अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई फीमेल जज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा सा लाइक जो एक एम्पेथाइज करना होता है ना, वो अच्छे से कर पाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि हाई नंबर एंड ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ वुमन जजेस कैन इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ वुमन विक्टिम टू सीक जुडिशियल रिड्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। जेंडर सेंसिटाइजेशन विल प्रोवाइड ए डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू द जजमेंट। ओके, मतलब कि जो वुमेन्स है उनका जो अपना लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है रियल फील्ड में। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरीके से भी चीजों को देखने की
एक स्कोप मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके लाया जा सकता है लॉज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वुमन एज जज एंड लॉयर विल सब्सटेंशियली इंप्रूव द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओके, बिकॉज ना आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम में ना काफी ना वियर्ड वियर्ड सी जजमेंट देखने को मिली थी हमें। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ से ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल जजमेंट देखने को मिली थी। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई थी ना, वो पोक्सो एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वुमन जज होती तो उस तरह की जजमेंट पास नहीं करती। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ना एक औरत ही एक औरत की प्रॉब्लम को अच्छे से जान सकती है। इट मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज। हमारे यहाँ पे जो हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, ठीक है, इनके लिए जो हीनियस क्राइम है, इनके लिए ना जो लॉज है वो इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। अगर लॉ बना भी दिए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लॉज तो है, पर क्या इम्प्लीमेंटेशन है उतनी अच्छी? इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर हम वुमन को जुडिशरी में अलाउ करेंगे तो इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है ऐसे लॉज का, वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोर एम्पैथी। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो काफी सारे ऐसे जजमेंट आई है जहाँ पे ना एक लैक ऑफ एम्पैथी देखी जा सकती है। एक लैक ऑफ एम्पैथी देखी देखी जा सकती है। अगर हम वुमन अगर मतलब जुडिशरी में अगर वुमेन्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो लैक ऑफ एम्पैथी है ना, इसको भी एक तरह से सोल्व किया जा सकता है। बिकॉज ना अगर आप लोग देखोगे, वुमेन्स आर मोर एम्पैथेटिक एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। नेक्स्ट, it benefit LGBTQ community as well. Women in general are more accepting toward different orientation of people. Obvious सी बात है, आज भी अगर आप लोग देखोगे कि जो LGBTQ है हमारे यहाँ पे, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 377, ठीक है। और एक दो केस याद कर लेना, नवतेज जोहर। ओके, नाउ जो वुमेन्स होती है ना, वो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक जो प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं, उनको लेके वुमेन्स ज्यादा एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। मतलब कि वो ज्यादा एक्सेप्ट कर लेती है इन चीजों को, रेदर देन ए मेल। मेल जो है ना, वो थोड़े से अगर आप लोग देखोगे तो उनको एक्सेप्ट चीजें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप लोग ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अगर आप बॉय है तो आपका कोई गर्लफ्रेंड, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप लोग इजिली, आपकी मम्मी को शायद पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर आप कंपेरेटिवली करोगे, आप अपनी अपनी मम्मी को बताओगे, अपने पापा को बताओगे, आप अपनी मम्मी को बताना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी मम्मी आपकी बात समझ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो ना? तो वही वाला सीन है इधर भी। नाउ जेंडर ऑफ, हाँ मतलब ये लास्ट में ना एक काइंड ऑफ वे फोर टाइप्स है कि जो जेंडर है ना, जेंडर ऑफ ए जज, वो मैटर नहीं करता कि मतलब जज जो है वो मेल है या फीमेल है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई फीमेल जज कोई केस को सुन रही है ना, तो जो सिटीजन्स है जो अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं यहाँ कटघरे में खड़ा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वुमन जज है जो सुनने वाली है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे लगेगा कि हाँ, थोड़ा वुमेन्स जो है ना वो थोड़ी सी एम्पेथेटिक होती है, और थोड़ा बहुत ना मतलब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा जाएगा उस वे में, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजंस क्या है लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी के? सबसे पहला है जुडिशियल रूल। जुडिशियल रूल्स हमारे यहाँ पे आर्टिकल 233 में ये लिखा हुआ है कि 7 साल की प्रैक्टिस के बाद ही, मतलब कि अगर तुम किसी लॉयर होने चाहिए तुम किसी कोर्ट में, अगर तुम उस कोर्ट में मतलब ओवरऑल मिला के 7 साल तक जब प्रैक्टिस करोगे एज ए एडवोकेट, उसके बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे कि तुम डिस्ट्रिक्ट जज बन सको, ठीक है। तो यानी कि 7 साल की कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। लेकिन और कुछ स्टेट्स में जो जुडिशियल रूल है, उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि 35 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। ये ना स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मोस्ट स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि काफी सारे स्टेट्स में ना ये लिखा हुआ है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना ना, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ओके, अगर आप लोग देखोगे, और इसके बाद भी देखते हैं, नो वन बिलो द एज ऑफ 55 ईयर कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, मतलब कि 55 साल से नीचे जो है वो अपॉइंट नहीं किए जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ कन्वेंशन टाइप सा हुआ, ठीक है। नाउ अगर आप लोग देखोगे ना, ये जो 35 ईयर्स है और ये सब है, ये कौन सी एज होती है जनरली? ऐसी एज होती है जहाँ पे एक जो लाइक वुमन होती है ना, उसकी शादी हो चुकी होती है, और उसके जो फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाती है। आर यू गेटिंग इट? और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक जो कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं रह पाती, क्योंकि वुमेन्स को ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो उस सिनेरियो में आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लीकिंग पाइपलाइन सिंड्रोम। प्लीज यूज दिस कीवर्ड इन योर एसे एंड अंडरलाइन इट। ओके,
देन एक्सप्लेन इट नाउ। लेकिन पाइपलाइन सिंड्रोम क्या है? अगर आप लोग देखोगे जुडिशरी का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि लोअर कोर्ट में जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है वो अराउंड 35% है। लोअर कोर्ट में जुडिशरी का जो वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो 35% है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाओगे ना, आप लोग देखोगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 11% रह जाता है। आप इसको ऐसे ऐसे समझो, जैसे ये ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, ऐसे समझो। यहाँ पे जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है ना वो कितना है, 33%। और यहाँ पे जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है ना वो कितना है, 11% के अराउंड। और यहाँ पे आप अगर आप लोग देखोगे, हमने कितना बताया था, आउट ऑफ 680 अराउंड के जज में कितना था, 81 के अराउंड था ना। तो यहाँ पे होगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ 81, ठीक है, 81 जो है वो वुमन जज थी। हम लोगों ने ये सारी बातें अभी अभी की थी। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वुमन का रिप्रेजेंटेशन 33% है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 11% रह जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर आप लोग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखोगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो वो काफी वेग है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है उस पर, कोई क्लैरिटी नहीं है उस पे। इवन अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एनवी रमन्ना, उन्होंने कमेंट भी दिया था कि हम लोगों ने ना काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस भेजी हुई थी लाइक गवर्नमेंट को, कि हमने ना मतलब वुमेन्स को भी इंक्लूड किया था। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, अगर जज को अपॉइंट करना होता है ना, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना और जजेस है उनको ना कुछ लिस्ट भेजनी पड़ती है कि हमें लगता है कि ये लोग एलिजिबल है जज बनने के लिए, इन्हीं को बनाया जाए। उसमें ना वुमन की भी ज्यादा थी, लेकिन उनको अपॉइंट नहीं किया जाता जनरली जज, ठीक है। मतलब कि काफी कम को अपॉइंट किया जाता है या किया ही नहीं जाता, तभी तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जुडिशरी का एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। अगर तुमने एग्जाम क्लियर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है तुम यहाँ पे लग ही जाओगे। आर यू गेटिंग इट? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 33% है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे काफी वेग वो है, प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे कम होता जा रहा है। एक बार ना ये वाला फैक्ट हो देख लेना, ये शायद मैंने मिस कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में ना अगर आप लोग देखोगे सिर्फ 13.2% है, ठीक है। लोअर कोर्ट में अगर आप लोग देखोगे तो 35% के अराउंड, 33-35% के अराउंड है। और जिसमें से 90.5% इन गुजरात, टू 70% इन गोवा। और ये देख लेना थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। हाँ। और ये भी देख लेना, आउट ऑफ 1.7 मिलियन एडवोकेट इन कंट्री ओनली 15% आर वुमन। मतलब कि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। 1.7 मिलियन एडवोकेट जो है कंट्री में, उसमें से सिर्फ 15% वुमन है। ओनली 2% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड इन स्टेट बार काउंसिल आर वुमन। इज दैट क्लियर नाउ? ये थोड़े फैक्टर देख लेना। आई हो लीकिंग पाइपलाइन सिंड्रोम वही है कि अगर आप लोग देखोगे नीचे वाले लेवल पे काफी अच्छे से मतलब रिप्रेजेंटेड है वुमन, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं काफी कम हो जाती है। ओके, तो 35% यहाँ पे, ऊपर जाके 11% रह जाती है। और रीजन क्या है? रीजन वही है भाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, पर्सनल चॉइसेस होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्किंग कंडीशन, लैक ऑफ एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बैरियर टू एडवांसमेंट। आप लोग ना यहाँ पे एक टर्म है ग्लास सीलिंग, वो भी यूज कर सकते हैं। ग्लास सीलिंग क्या है? यहाँ वुमेन्स को ना अलाउड किया जाता है एक पर्टिकुलर पोस्ट तक ही, उससे ऊपर वो जा नहीं सकती, मतलब काइंड ऑफ ए सीलिंग है। ये एक इनविजिबल बैरियर है। क्या है ये? इनविजिबल बैरियर है। इज दैट क्लियर नाउ? इनएडुकेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली रिजल्ट इन वुमेन फ्रीक्वेंटली ड्रॉपिंग आउट मिड कैरियर, वॉलंटरी विड्रॉल, तो इस तरह की चीजें। और थोड़ी बहुत सेक्सुअल हेरेसमेंट्स भी हो गया, और ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये मैं अभी समझा ही चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि लोअर जुडिशरी में वुमेन्स का प्रेजेंस ज्यादा है, जस्ट बिकॉज वहां पे क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, वहां पे एग्जामिनेशंस होते हैं। आर यू गेटिंग? अगर आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जाके वहां पे लग जाओगे, ठीक है। तो जो एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ना वो काफी रेशनल है और ट्रांसपेरेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग हायर जुडिशरी की बात करोगे, वहां पे एक ओपेक कोलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है, जहां पे एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी वेग है, ये आपको मालूम ही नहीं है। क्लियर है? नाउ क्रिटिक्स ऑफ कोलिजन सिस्टम सेज कि जो अपॉइंटमेंट है वो डिपेंड करता है फेवरेबल इवैल्यूएशन और प्रोफेशनल पर्सनल नेटवर्क पे, ठीक है, मतलब कौन किसके फेवर में ज्यादा वो रहेगा। नेक्स्ट, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ये तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है वो कर ही सकते हैं। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च पेपर, स्ट्रक्चरल एंड discretionary bias appointment of women judges in India, 13 judge out of 19 interviewed acknowledge the gender bias that exists in the appointment procedure of judges to the Supreme Court and High Court.
ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो एक जेंडर बाइस रहता है ना, तो वो रहता ही है, ठीक है। जब हायर अपॉइंटमेंट, मतलब हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो ये जेंडर बाइस रहता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे कि लैक ऑफ स्पोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है? सबसे पहली बात तो, in 6,000 courts across the country, 22% of them do not have separate toilet for women, ठीक है। 6,000 कोर्ट में, भारत में 22% कोर्ट्स में वुमेन्स के लिए सेपरेट टॉयलेट है ही नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? और क्या, और ये सारी चीजें देखना, दैट दैट ऑफ स्पोर्टिव प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम टॉयलेट टू मैटरनिटी लीव, ठीक है। मतलब काफी सारी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं मैटरनिटी लीव, और ये सब ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाई एट्रिशन रेट अमंग्स वुमेन। नाउ, लैक ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन, लैक ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन, यानी कि while quota for women have been implemented in the lower judiciary of many states, these policies, मतलब क्या है ना, कि उन्होंने कोटा फिक्स तो कर दिया लोअर जुडिशरी में काफी सारे स्टेट्स ने। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करोगे कि जैसे ये वाले एग्जांपल दे रखे हैं कि आसाम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, यहाँ पे ऐसे प्रोविजंस है कि जो लोअर जुडिशरी में ना, वो 40% से ज्यादा वुमन रहेगी, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है 40% वुमन रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ओके। तो काफी सारे स्टेट्स में ना प्रोविजंस बना तो दिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा उस लेवल पे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि लैक ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन। नेक्स्ट क्या है, डीपली इनग्रेन्ड पैट्रियार्की इन सोसाइटी, बिकॉज वुमेन्स को क्या, मतलब एक जो इनका वो होता है ना, ट्रेडिशनल रोल मतलब क्या, कि दे आर कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है। और जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वही सब करना, तो उस तरह से इनको अलाउ नहीं किया जाता। तो आप उस सेंस में इसको देख सकते हो, डीपली इंडियन पैट्रियार्की इन सोसाइटी। और थोड़ा बहुत सेफ्टी इश्यूज भी, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ सजेशंस है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने दिया था। पहला तो क्या है कि 50% रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने मांग की। दूसरा क्या है, लीगल एजुकेशन। उन्होंने बोला कि जो मतलब लाइक लीगल एजुकेशन है ना, ही हैज हाईलाइटेड द नीड ऑफ इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी इन लीगल एजुकेशन। जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मतलब कि ये मेल डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेल डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लीगल एजुकेशन है ना, वहाँ पे वुमन भी इक्वली पार्टिस मतलब इक्वली एडमिशंस ले, पार्टिसिपेट करे, और इस फील्ड को एक्सप्लोर करे। कौन सी फील्ड को, जुडिशरी वाली फील्ड को, ओके। फिक्स नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए वुमन रिजर्व कैंडिडेट के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फिक्स्ड है ना, अंडर आर्टिकल 243D एंड अंडर आर्टिकल 243T, ठीक है। ये फिक्स है ना, 33% वुमेन्स। तो इस तरह से ना यहाँ पे भी होना चाहिए जुडिशरी में, ओके। और ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन है टू एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ like women's in judiciary. Now, availing basic facilities, need of separate entity, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। नाउ ये मैंने जो उठाई है पीआईबी से उठाया, ठीक है। 2019 में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो 14.4% है। यानी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सीट्स है, ठीक है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जितनी भी सीट्स है, उसमें से 40.4% जो है एज ऑफ नाउ वुमन है। क्लियर है? ओके सर, जब भारत मतलब कुछ प्रोग्रेस हुई है, कंपेयर कहाँ से करेंगे, जब इंडिया आजाद हुआ, तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 में, तो उस टाइम पे जो इंडिया में पार्टिसिपेशन था वो आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग था, ओके। या 4 पॉइंट समथिंग था, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 4.5% समथिंग था। अगर आप लोग देखोगे तो अभी ऑब्वियस सी बात है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे 2014 में कितना था, 11.4 था, अब तब की बात थोड़ा ज्यादा है, और ये अब तक का मैक्सिमम ही है। आगे बढ़े नाउ, ये है राज्यसभा का, कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन कितना है, 2021 में कितना है, 12.24%, ओके। और ये भी आज तक का मैक्सिमम ही आई थिंक, नहीं, मैक्सिमम 2014 में भी है एक, और 12.8%। कोई नहीं, मतलब आप लोग ये देख सकते हो थोड़ा प्रोग्रेसिव ही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ना ये वाला चीज ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वुमन इन पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट है 2021 की, इसमें क्या बोला गया है कि जो ग्लोबल परसेंटेज है ना वुमन का पार्लियामेंट में, वो 26.1% है। सर जिसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया। जैसे आपके इंडिया को अगर हम लोग इलेक्शन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया, कोई 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 बताएगा? ठीक है, हमारी टोटल 550 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई बंदा इलेक्ट होके आता है। ऐसे हमारी 245 ग्रांड राज्यसभा में है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ ना कि वुमन परसेंटेज इन पार्लियामेंट, यानी कि एमपीज, ठीक है, कितनी वुमन हमारे यहाँ पे एमपीज है, ठीक है, उस सेंस में।
अब आप लोग इसको समझिए। जो आईपीओ की रिपोर्ट एज ऑफ अक्टूबर 20, सबसे ज्यादा जो वुमन है वो कहाँ पे, रवांडा में 61.3%, क्यूबा में कितनी है 53.4%, रवांडा कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। निकारागुआ में कितनी है 51.7, मैक्सिको में 50%, यूएई में 50%। अगर आप लोगों को ये लिखना हो ना, कंपैरिजन करना हो, या तो आप लोग सिर्फ मैक्सिमम बताना कि मैक्सिमम कहाँ पे, रवांडा में, ठीक है, तो एटलीस्ट हमें जो एक वर्ल्ड एवरेज है ना, मतलब जो ग्लोबल एवरेज है 26.1%, उतनी तो एटलीस्ट अचीव करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को वे फॉरवर्ड में लिखना हो तो 33% मिनिमम लिखना, ठीक है, कि यहाँ पे कोई सेपरेट लॉज होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि ताकि 33% जो सीट्स है वो रिजर्व की जा सके लेजिस्लेचर में, स्पेशली फॉर वुमेन्स। ओके, हमारे यहाँ पे ना एक अलग कंसेप्ट भी तो ना, प्रोक्सी प्रोक्सी लेजिस्लेचर वाला। प्रोक्सी लेजिस्लेचर में क्या होता है, इलेक्ट तो जनरली वुमन हो जाती है, लेकिन सारी पावर किसके हाथ में होती है, हस्बैंड के हाथ में, बिकॉज ऑफ डीपली इनग्रेन्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। क्लियर है नाउ। आपको कंपैरिजन करना कहां से, हमारे नेबरहुड से। नेबरहुड में कौन कौन है सर जी, नेपाल में जो वुमन लेजिस्लेचर है, यानी कि जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 33.6% है। बांग्लादेश में 20 पॉइंट, अरे भाई पाकिस्तान में भी ज्यादा वुमन है, ठीक है, मतलब कि उनकी पार्लियामेंट में ज्यादा वुमन है एज कम्पेयर टू इंडिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उनको आगे बढ़ा सके। ओके, नाउ देखो ये वाली पिक मैंने स्पेशली डाउनलोड किया है। ये रवांडा मतलब बेसिकली जो रवांडा की पार्लियामेंट है ना, ये वहां पे है। आप लोग देखोगे जनरली वुमन नहीं दिखेगी आप लोगों को, ठीक है, मेल हार्डली दिखेंगे। देखो कहीं कहीं दिख रहे हैं मेल, ज्यादातर आप लोग अगर रैंडमली देख रहे होगे आपको वुमन ज्यादा दिखेगी। ओके, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60.3% जो है वो फीमेल्स है, okay? ये हाईएस्ट वर्ल्ड में। क्लियर है, आगे बढ़े नाउ। इंडियन सिनेरियो क्या है, वुमन कंप्राइज्ड ओनली 4.4% फर्स्ट लोकसभा में, यानी कि जब 1900 भारत आजाद हुआ था, जब जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पे 4.4% थी। और एज ऑफ नाउ 2014 में 12.15% थी, और एज ऑफ नाउ कितना है कोई बताएगा। अब की बार हमारा 14 पॉइंट समथिंग है, राइट। एग्जैक्ट फिगर क्या है, जस्ट लेट मी सी, या 14.4%। ओके, तो आप लोग एक ग्राफ बना के ऐसे दिखा सकते हो, हम इंक्रीज ही कर रहे हैं काइंड ऑफ। नाउ सीट्स आर नॉट, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में वुमेन्स के, फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए पार्लियामेंट में सीट रिजर्व नहीं है एज ऑफ नाउ। टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट लोकसभा 78 और राज्यसभा में 24। एंड पार्लियामेंट्री यूनियन वाला देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको ना एक बार, मतलब जिस साल भी आप एग्जाम दो एक बार गूगल करके देख लेना कि ये सेम रैंक है या नहीं है। एक बार इन चीजों को बस देखते जाना। ओके, तो ये सब हम लोगों ने कर ही लिया कि जेंडर गैप रिपोर्ट और ये सब कि, ठीक है, ये थोड़ा मेंशन कर देना। इनको मैं ऐसे रैंक मेंशन करने की वजह ना 145 है, 146 है, ऐसे मत मेंशन करना, अच्छा नहीं लगता। मेंशन पता है कैसे करना, ये ऐसे करना, नेपाल में 33.6% वुमन है, बांग्लादेश में 20.9 है, पाकिस्तान में 20.5 है। ये काफी अच्छा लगेगा, वेट लगेगा आपकी बातों में। ठीक है, आगे बढ़े नाउ। रीजंस क्या है, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। पहला, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, उनके पास पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है इतनी, तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है तो पॉलिटिकली इंपावर्ड कैसे रहेगी। क्लियर है नाउ। जेंडर डिस्पैरिटीज, ठीक है, मतलब कि आज बैरियर्स फॉर वुमेन लीडर्स, ठीक है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी की सिस्टम में, एजुकेशन की टर्म में, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कंटिन्यूड बायस एटीट्यूड, ये सारी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं। हम लोगों ने जुडिशरी का क्लियर कर लिया तो ये भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंसिस, ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें भी वुमेन्स को रोकती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंटर करने से, क्योंकि एक फियर रहता है ना कि कितना, मतलब लाइक फाइनेंसिस काफी ज्यादा लगे, और एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी एक तरह से उस लेवल का नहीं होता। नाउ जेंडर स्टीरियोटाइप एंड वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मतलब जनरली जो हम लोग ने ये जुडिशरी वाले पॉइंट देखे ना, दीज पॉइंट्स आर इक्वली एप्लीकेबल इन दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके, तो आप लोग इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कुछ पॉइंट स्पेसिफिक हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला पॉइंट है ये स्पेसिफिक है, यू गेटिंग इट। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोग ग्लास सीलिंग एंड वो वाले कंसेप्ट यूज कर सकते हो। नाउ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि वुमेन्स को, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल को कुछ पर्टिकुलर काम ही प्रिस्क्राइब किया गया है और उनको वही करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, ठीक है, होम एंड चाइल्ड केयर समथिंग। स्लेंडर एंड एब्यूज, ठीक है, मतलब कि जनरली वुमेन्स जो है वो दे आर स्टे अवे फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन विच दे फेस ड्यूरिंग कैंपेन। ठीक है, the other reason cited is lack of safety main concern, obviously बात है। cost of contesting election काफी ज्यादा होता है। गेट कीपर, जो जनरली पार्टी लीडर्स होते हैं ना, वो जो मतलब कि
कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं कि इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये वाला बंदा मतलब लड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन ये वाला बंदा लड़ेगा, तो जनरली वो प्रमोट नहीं करते फीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि उनको लगता है कि जो वुमेन्स के जीतने के चांसेस है ना, वो कहीं ना कहीं कम रहते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में क्यों क्यों कम रहते हैं? थोड़ी बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ थिंकिंग इन विलेजेस, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड सर? सर वे फॉरवर्ड में ना आप लोगों को पहले तो ये बताना है कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, थोड़े बहुत वो बता देना, और क्या क्या करना चाहिए। करने में क्या चाहिए? सिंपल सी बात है कि हमें जो 33% ऑफ लोकसभा सीट्स है ना, वो रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। और इवन हमने एक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी लेके आए उसके रिगार्डिंग, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भी वुमेन्स का जो सीट्स है वो रिजर्व की हुई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 33% के राउंड। और इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो इसको हम बोलते हैं सीडो, ठीक है। इसका अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमें ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट पॉलिटिकल लाइफ में और पब्लिक लाइफ में, उसको हम एलिमिनेट कर सके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही देखा जाएगा कि अगर आप लाइक वर्ल्ड की दूसरे जगह वर्ल्ड की एवरेज की बात करें 26.1% के राउंड वुमेन लेजिस्लेचर है, इंडिया में जो कि 14.4% है। और इवन हमारे जो नेबरहुड है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके भी ज्यादा है यार। बांग्लादेश में 33% है और पाकिस्तान में 20% है, ठीक है। तो भाई ये दो लाइक लिंक है, आप लोग इनको देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन है, जो जय हिंद है ये किसने दिया? ये जो नारा है जय हिंद का, ये किसने दिया? आपका पेपर 1 का क्वेश्चन हो सकता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को जो भी डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू, जय हिंद। और मतलब लाइक हमारी जो सीरीज है इसको देखते रहिए।